हेलो दोस्तों, हम क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर 3 रिटेलिएशन एंड स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर मतलब अंग्रेजी साम्राज्य। रिटेलिएशन का अर्थ होता है प्रतिकार और स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष। अंग्रेजी साम्राज्य जो हमारे यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गया था, उसका प्रतिकार, उसके खिलाफ संघर्ष कैसे किया यहाँ के लोगों ने, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, 1600 ईस्वी में जो अंग्रेज आई थी, उससे पहले बहुत सारी यूरोपियन कंपनियां हमारे यहाँ पर आई थी। स्टार्टिंग में उनका सिर्फ और सिर्फ काम था यहाँ से व्यापारिक ट्रेड करना और कुछ ज़्यादा खास उनका मोटिव नहीं था। लेकिन जब आकर के उन्होंने इंडिया की हालत देखा कि इंडिया तो बहुत छोटे छोटे देसी रियासतों में बटा हुआ है, लोगों एक राज्य का दूसरे राज्य के ऊपर अधिकार है, मतलब संघर्ष चल रहा है, युद्ध के लिए युद्ध करते रहते हैं दोनों अपना राज्य को एक्सटेंड करने के लिए। तो उसका फायदा उठाया फिर इन यूरोपियन कंट्रीज ने, यूरोपियन जो देश आए थे, यूरोपियन जो कंपनी आई थी, उन्होंने फायदा उठाया और फिर बाद में अपना यहाँ पर एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया। तो देखो, जो वेस्टर्न जो कंट्रीज थे वो शुरुआत में खुद की कॉलोनीज ढूंढ रहे थे कि दूसरे देशों में उनकी कुछ कॉलोनीज एस्टेब्लिश हो जाए। किस लिए? कि उनके जो इकोनॉमिक गोल्स है ना, आर्थिक जो टारगेट है, जो उनके उद्देश्य हैं, वो सिद्ध हो सके। और बाद में उन्होंने यहाँ पर पे आकर के अपने एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिए। ये वेस्टर्न कंट्रीज कौन है? देखो, हमारे इंडिया में फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, डच आए थे और अंग्रेज आए थे। इसके अलावा और भी छोटे मोटे काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज के लोग आए थे। शुरुआत में किस लिए आए थे? इकोनॉमिक गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। और बाद में ये लोग यहाँ पर आए, यहीं बस गए और अपना साम्राज्य यहाँ पर एस्टेब्लिश करने लग गए। ठीक है, समझ में आ गया इतना? देखो, ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा है ना, ब्रिटेन के लोगों के द्वारा जो उपनिवेश एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में, उसकी शुरुआत हुई थी। ट्रेचरी मतलब होता है छल कपट, एट्रोसिटी होता है कि किसी के खिलाफ आपने कुछ उत्पीड़न कर दिया। एट्रोसिटी मतलब अत्याचार और एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी का शोषण। इनके थ्रू मतलब ये मेन रखा उन्होंने अपने एरा में, क्या रखा? छल कपट रखा, धोखाधड़ी रखा और किसी का उत्पीड़न रखा, किसी का शोषण रखा। इसके आधार पे उन्होंने अपना कॉलोनियल एरा इंडिया में एस्टेब्लिश किया था। किन्होंने? अंग्रेजों ने। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय से ही अगर हम बात करें, इंडिया वाज ए प्रोस्पेरस नेशन। जो भारत था वो बहुत ही समृद्ध राष्ट्र था। देयरफॉर, इसलिए अलोंग विद वर्ल्ड्स अदर कंट्रीज, जो विश्व है उसके दूसरे जो देश थे, द ब्रिटिशर्स ऑलवेज आइड इंडिया विद गुड एंड वर ऑलवेज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लॉइट। तो शुरुआत में देखो, इंडिया जो था वो शुरुआत से ही एक समृद्ध देश था। तो पूरे विश्व के अन्य देशों की नजरें थी कि वो भारत पर आकर के राज करें। और उन अन्य देशों में शामिल कौन कौन थे? ब्रिटिशर्स भी, मतलब ब्रिटेन के जो लोग हैं, वर्तमान में जो यूके है ना, उस समय वहीं के लोगों को ब्रिटिशर्स मतलब वहाँ के ब्रिटेन के जो लोग हैं, उनकी भी नजरें थी कि वो इंडिया में अपना क्या कर सकें? एस्टेब्लिश कर सके ट्रेडिंग, और फिर वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट कर सके। इस चीज़ के लिए वो अवसर ढूंढ रहे थे। द ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडर्स। ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, मतलब ब्रिटेन के जो लोग थे, व्यापारी जो थे, वो स्टार्टिंग में एज ए व्यापारी यहाँ पर आए थे। सून दे ट्रांसफॉर्म्ड देमसेल्व्स इनटू रूलर्स, और जल्दी ही उन्होंने अपने आप को बदल दिया। किन में? शासकों में। आए थे किस लिए? व्यापारी से। शुरुआत में जब आए थे तो ये क्या कर रहे थे? मतलब व्यवस्था कर रहे थे। जो यहाँ के राजा थे उनसे अनुमति मांग रहे थे कि आप हमें अनुमति दे दो ताकि हम यहाँ पर व्यापार कर सके। अब कुछ समय के बाद में होता है कि उन्हीं राजाओं से ये बोलते हैं कि हम आपको अनुमति देंगे, आपको कौन से एरिया में रहना है, कौन से एरिया में नहीं रहना है। Due to Britishers, India's social, economic and cultural fabric and ethos system endured a significant setback. देखो, अंग्रेजों की वजह से क्या हुआ? इंडिया का जो सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल जो फैब्रिक था ना, जो हमारा इतिहास चलता आ रहा था, उसमें क्या हुआ? उसमें काफ़ी चेंजेज हुआ, काफ़ी हमें परेशानियां उठानी पड़ी। और देखो, ये इंडिया पहले से ही प्रोस्पेरस नेशन था। इन सब चीज़ों से इंडिया का जो फ्यूचर है, जहाँ पर इंडिया एग्जिस्ट करता था, उससे इंडिया बहुत पीछे चला गया था। स्प्रिट ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम 17 to 57 AD to 1857।
1757 से 1857 के बीच में हमारे यहाँ पर क्या हुआ था उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये देखो, प्लासी का युद्ध होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है 1600 में 23 सितंबर 1600 को सब मेजर ब्रिटिश ट्रेडर्स स्टार्टेड द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज इन द फॉर्म ऑफ ए जॉइंट वेंचर कंपनी कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, वहां के जो ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स एक साथ मिलते हैं, एक संगठन बनाते हैं 23 सितंबर 1600 को, और क्या करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम, मतलब वहां की जो क्वीन थी, वो अपना एक चार्टर दे देती है इस कंपनी को, मतलब अनुमति दे देती है कि आप ईस्ट एरिया में जाकर के, ईस्ट मतलब वो वेस्ट में थे, ईस्ट मतलब देखो हमारा जो इंडिया है वो ईस्टर्न कंट्रीज में आता है, तो ईस्ट में जाकर के आप क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। एलिजाबेथ फर्स्ट ने उनको ग्रांटिंग दे दी, मतलब उनको स्वीकार कर लिया, उन्होंने जो भी उनको चार्टर में साइन करने के लिए बोला था उन ट्रेडर्स ने कि आप हमें अनुमति दो, तो उन्होंने अनुमति दे दी कि आप व्यापार कर सकते हो। परमिटिंग इट विद द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, कि आप पूर्व के साथ में अपने जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनको एस्टेब्लिश कर सकते हो। 1612 एडी में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी इट्स फर्स्ट परमानेंट ट्रेडिंग हब इन सूरत। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला ट्रेडिंग हब स्टार्ट किया था, एस्टेब्लिश किया था। तो देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला एस्टेब्लिशमेंट मतलब ट्रेडिंग हब कहाँ पर था, जहां पर वो व्यापार करने के लिए अपना एक मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्टार्ट करना चाहते हैं, वो उन्होंने स्टार्ट किया था कहाँ पर, उन्होंने स्टार्ट किया था सूरत में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, हमें डिस्कस करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, देखो, इन मद्रास चेन्नई में 1604 एडी में फोर्ट सेंट जॉर्ज का उन्होंने निर्माण करवाया। मद्रास चेन्नई में 1604 एडी में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण करवाया। 1717 एडी में क्या हुआ कि उन्होंने एक फरमान अक्वायर कर लिया। फरमान क्या होता है कि उस समय के जो मुगल राजा, देखो हम पिछले लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि 1526 से हमारे इंडिया में मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश हो गया था, तो 1600 के लगभग भी हमारे इंडिया में कौन होगा, मुगल एम्पायर ही प्रमुख होगा, और जो राजा थे वो तो मुगल एम्पायर के अंडर काम करते थे। तो देखो 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी, उसके बाद में उसका बेटा राजा बनता है। अब देखो, इट एक्वायर्ड, जहांगीर राजा बना, जहांगीर के बाद में मतलब उन्होंने जहांगीर से 1612 में जहांगीर से उन्होंने ट्रेड जो परमिशन ली थी अंग्रेजों ने, वो जहांगीर से परमिशन ली थी। 1717 में मुगल एम्पायर था, मुगल एम्परर कौन था, फर्रुखसियर, मतलब मुगल सम्राट का नाम था फर्रुखसियर। उससे ये अंग्रेज हैं एक फरमान प्राप्त कर लेते हैं, एंड ऑब्टेन द ओनरशिप ऑफ लैंड ऑफ 38 विलेजेज, और 38 गांवों की जो जमीन है उसके ऊपर खुद का ओनरशिप, मतलब खुद को उसका एक तरीके से उसको खुद का एम्परर डिक्लेयर कर देते हैं उन 38 गांवों की जमीन का। फर्रुखसियर से फरमान प्राप्त कर लेते हैं अंग्रेज। इन एक्सचेंज ऑफ ए स्मॉल ग्रांट ऑफ 3000 रुपीज द एम्परर मेड द कंपनीज गुड्स ड्यूटी फ्री एंड ऑल्सो ग्रांटेड रिबेट इन टोल टैक्स। 3000 रुपए दिए जाते हैं एम्परर को, और उसके बदले में बहुत सारी ग्रांट मिल जाती है, जैसे कंपनी का जो गुड्स है, जो सामान है, इधर उधर से जाएगा तो ड्यूटी फ्री होगा, उसके ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी। और इसके अलावा टोल टैक्स में भी छूट प्राप्त कर ली किन्होंने, अंग्रेजों ने। देखो ये अंग्रेजों की स्टार्टिंग बताइए यहाँ से कि 1600 में वो आए एज ए ट्रेडिंग कंपनी के रूप में। 1600 के बाद में उन्होंने 1600 में 31 दिसंबर 1600 को वहाँ की महारानी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने उनको परमिशन दे दी। 1600 में लगभग 1-2 में वो इंडिया में प्रवेश कर जाते हैं। फिर यहाँ के जो राजा हैं उनके पास जाते हैं, पता लगाते हैं कि कौन सा राजा महान है, कि कौन से राजा का पूरे इंडिया पर शासन चलता है। उस हिसाब से
1612 में उन्होंने सूरत में परमानेंट ट्रेडिंग हब एस्टेब्लिश कर लिया। 1717 में फर्रुखसियर से एक फरमान प्राप्त कर लिया और उससे कंपनी को बहुत सारा रिलैक्सेशन मिला। किस में रिलैक्सेशन मिला? टोल टैक्स में रिलैक्सेशन मिला, ड्यूटी फ्री हो गया उनका गुड्स। ही अलाउड द ब्रिटिशर्स, ही किसके लिए आया है? ही आया है फर्रुखसियर के लिए, जो मुगल एम्परर था। उन्होंने ब्रिटिश जो व्यापारी थे ना उसको क्या दे दिया? टू इशू दस्तक, एक दस्तक इशू कर दिया अंग्रेजी जो व्यापारियों का। अब ये दस्तक क्या होता है? स्पेशल लेटर ऑफ अप्रूवल। किसी भी चीज के लिए जो एक अप्रूवल लेटर जारी करता था उस समय एम्परर, वो अप्रूवल कर दिया किनको? ब्रिटेन के जो व्यापारी आए थे इंडिया में, उनको दस्तक अप्रूवल दे दिया, स्पेशल लेटर ऑफ अप्रूवल, अनुमति के लिए जो स्पेशल लेटर जिस पर एम्परर के साइन होते हैं वो दे दिया किनको? अंग्रेज व्यापारियों को। उसका बोला जाता है दस्तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए दस्तक क्या होता है। द कंपनी पेड मोर अटेंशन टू बंगाल। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई ना, वो अपना पूरा का पूरा ध्यान देने लगी बंगाल वाले एरिया पे। क्यों? देखो बंगाल वाला एरिया जो है, अगर हम वर्तमान में इंडिया का मैप देखें तो बंगाल वाला जो एरिया है उसमें गंगा नदी, इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। दोनों जो नदी हैं, वर्तमान का जो बांग्लादेश जो हमारा राष्ट्र है ना, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जब बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया तीनों एक ही देश थे, तो ये हमारा पश्चिमी बंगाल और वहाँ का बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश जो राष्ट्र है वो पूरा का पूरा जो एरिया था वो बंगाल था। ठीक है। अब जैसे ही 1947 में भारत आज़ाद होता है तो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, ये जो बंगाल था, बंगाल के दो हिस्से हो जाते हैं और उधर पंजाब के दो हिस्से हो जाते हैं। पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल, बंगाल ये पूर्वी वाला भाग और उधर पश्चिमी पंजाब, वो बन जाते हैं पाकिस्तान। ठीक है। अब ये बांग्लादेश पहले भाग था किसका? पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान क्या करता था कि पैसा तो लेता था मतलब पूर्वी पाकिस्तान से, और सारा खर्चा कहाँ करता था? पश्चिमी पाकिस्तान में। इसको लेकर के इस एरिया में ये जो पूर्वी पाकिस्तान था उसमें और पश्चिमी पाकिस्तान में क्या होता है? झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। 1947 के बाद की बात है ये। और उसके बाद में ये जो पूर्वी बंगाल था ना, पूर्वी बंगाल जो पूर्वी पाकिस्तान कहला रहा था, वो क्या बन जाता है? मतलब 1971 में युद्ध लड़ा जाता है और उसमें इंडिया साथ देता है, और उसके बाद में ये पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद होकर के बांग्लादेश नया राष्ट्र बन जाता है। तो देखो, मान लो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो ये इंडिया का मैप है, ये रफ मैप बनाते हैं, ये इंडिया का मैप है मान लो। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो ये वाला एरिया और ये जो एरिया है जो अब बांग्लादेश है, ये एरिया था पाकिस्तान। बीच में इतना बड़ा इंडिया का एरिया आता था। ठीक है। ये पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था और ये था पूर्वी पाकिस्तान। मतलब हमारा जो बंगाल वर्तमान में जो हमारा पश्चिमी बंगाल है, देखो पश्चिमी बंगाल को पश्चिमी क्यों बोला जाता है? ये हमारे पूर्वी भाग में है बंगाल, फिर इसको पश्चिमी क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस समय जब बंगाल के जो टुकड़े किए गए तो पूर्वी बंगाल तो चला गया था पाकिस्तान में और जो पश्चिमी बंगाल था वो रह गया था इंडिया में। इसलिए ये पूर्व में होकर भी इस बंगाल का नाम पश्चिमी बंगाल है। हमारा एक स्टेट है हमारे इंडिया का जिसका नाम पश्चिमी बंगाल है। तो ये दो बात क्लियर हो गई कि जो बांग्लादेश वाला एरिया था, वर्तमान में जो बांग्लादेश देश है वो पाकिस्तान के साथ में था, और पाकिस्तान के साथ में होकर के बाद में पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का युद्ध होता है और 1971 में ये पूर्वी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के रूप में नया राष्ट्र बन जाता है। और हमारे पश्चिम बंगाल पूर्वी भाग में होकर भी पश्चिम में क्यों है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब बंगाल वाले रीजन पे ज्यादा ध्यान देने लग गए। क्यों देने लग गए? देखो यहाँ से आती है गंगा नदी, और यहाँ से तिब्बत वाले एरिया से निकल के अरुणाचल प्रदेश से बह करके आती है ब्रह्मपुत्र नदी। दोनों नदियां जब यहाँ पर बहती हैं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ जमीन है और उस उपजाऊ जमीन से काफ़ी पैदावार होती थी। उसका ये जो ब्रिटिश ट्रेडर्स जो थे उसका यूज करने वाले थे अपने वहाँ पर, उनके इंडस्ट्रियल एरा, मतलब वहाँ मशीनें आ गई थी और किसी भी चीज़ के लिए आप जल्दी से किसी भी चीज़ को बना सकते थे, तो उनके लिए उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती थी। शुरुआत में व्यापार करने आते हैं, फिर यहाँ देखते हैं कि अरे यहाँ तो बहुत सारी वैरायटी मिलती है रॉ मटेरियल
इसका हम यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज कर सकते हैं? हमारे वहाँ पर इंडस्ट्रियल जो कंपनियां शुरू हो गई ना, उसमें यूज कर सकते हैं। इसीलिए बाद में उन्होंने सोचा कि हमें तो यहाँ राजा बन के काम करना चाहिए और हम इजीली भी कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ तो फूट है एक राजा से दूसरे राजा की। इसी का फायदा उठाया था उन्होंने। अब 1757 एडी में क्या होता है? 1757 एडी में द ब्रिटिशर्स डिफीटेड अदर यूरोपियन कंपनीज एंड एस्टेब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी। धीरे धीरे जो ब्रिटेन के जो व्यापारी थे वो क्या कर देते हैं, और जो यूरोपियन कंपनियां इंडिया में थी उनको हरा देते हैं। जैसे फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, उनको हरा देते हैं और अपनी सुप्रीमेसी, सर्वोच्चता एस्टेब्लिश कर देते हैं इंडिया में। अब जैसे ही वो फरमान प्राप्त किया ना इन ब्रिटिश ट्रेडर्स ने, फरमान हम डिस्कस कर चुके हैं, उससे क्या मिला था इनको? जो गुड्स है उसके ऊपर टैक्स में छूट मिल गई थी, टोल में छूट मिल गई थी। मुगल्स ने जैसे ही इनको दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज ईस्ट इंटरफेरेंस। ईस्ट इंडिया कंपनी अब अपना जो मतलब आंतरिक मामलों में जो हस्तक्षेप है ना उसको बढ़ाने लग गई। अब देखो 10 अप्रैल 1756 एडी को बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खां, उसकी डेथ हो जाती है। अब उसका सक्सेसर मतलब उसके बाद में जो राजा बनने वाला था, उसका जो उत्तराधिकारी था वो था सिराजुद्दौला। अब ये सिराजुद्दौला कौन था? ये जो अलीवर्दी खां है ना, उसकी छोटी बेटी का बेटा था ये सिराजुद्दौला, वो नवाब बन जाता है। अब दूसरे हाथ पर मतलब दूसरी तरफ एक बंदा और था, शौकत जंग। वो पूर्णिया का गवर्नर था, मतलब पूर्णिया वहां पर एक जगह है, उसका गवर्नर था। वो भी बनना चाहता था नवाब। अब ब्रिटिशर्स ने इस कन्फ्लिक्ट का फायदा उठाया और क्या करना शुरू कर दिया? जो नवाब के जो ओपोनेंट्स है ना, ओपोनेंट्स मतलब राइवल्स, मतलब विरोधी, आपके जो विरोधी दल के जो लोग हैं उनको संरक्षण, पैट्रोनाइजिंग मतलब संरक्षण देना शुरू कर दिया नवाब ने। मैनी डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इश्यूज अरोज बिटवीन द नवाब एंड ब्रिटिशर्स। अब ये जो नवाब, जो नया नवाब बना, कौन बना? सिराजुद्दौला। और जो ब्रिटिश पहले जो मुगल एम्पायर था उन्होंने तो इनको बहुत सारी छूट दे रखी थी। अब जो नया नवाब बना वो नहीं चाहता था कि इतनी छूट मिले। उनके बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में कुछ फाइनेंशियल इशू क्रिएट हुई। अब उसी इश्यू का रिजल्ट रहा कि बैटल ऑफ प्लासी हो गई 23 जून 1757 को। देखो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, कब, व्हेन द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस। तो ये डेट हमें ध्यान होनी चाहिए। अब इस प्लासी के युद्ध में जो ब्रिटिशर्स थे वो जीत होती है उनकी और वो खुद को विजेता घोषित कर देते हैं। ये जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसकी डेथ हो जाती है। अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग वहां पर क्या बनाते हैं? नवाब बनाते हैं। मीर जाफर को बना देते हैं वहां का नवाब और बंगाल के ऊपर खुद की जो संप्रभुता है उसको एस्टेब्लिश कर देते हैं ब्रिटिश लोग। ठीक है, प्लासी का युद्ध हमें ध्यान हो गया। 1760 में क्या होता है? अब ये मीर जाफर को नवाब तो बना देते हैं कौन? ब्रिटिश, लेकिन जो पूरी पावर्स होती है ना वो तो ब्रिटिशर्स के हाथ में होती है। तो मीर जाफर क्या था कि वो जो मतलब ब्रिटिश की उनसे कुछ मांग होगी, मीर जाफर से मांग होगी। एक तो सब कुछ प्रशासन अपने हाथ में रखेंगे ब्रिटिश लोग, दूसरा उससे मांग भी करेंगे, इतना टैक्स दो, इतना पैसा दो, इतना धन दो, इतना सोना दो, इतना ये दो, इस चीज में इतनी छूट दो। तो ये जो मीर जाफर था ना वो अनेबल हो गया, मतलब अयोग्य हो गया। वो उनके जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन थे उनको पूरा ही नहीं कर पा रहा था। अब ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को हटाया और मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब जैसे ही मीर कासिम नवाब बना, उसने बंगाल में कुछ अपने हिसाब से, वो तो सोचा कि मैं नवाब हूं ना, तो अपने हिसाब से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने की कोशिश की। अब ये जैसे ही मीर कासिम ने ये रिफॉर्म्स करने की कोशिश की तो क्या हुआ? क्योंकि वहां तो ब्रिटिशर्स, नवाब तो नाम का बनाया था ना, सब कुछ तो ब्रिटिशर्स के हाथ में था। अब ये ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आया कि तो इंटरफेरेंस कर रहा है हर चीज में हमारे। अब धीरे धीरे फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स होने लगे। कोई भी चीज जिसमें छूट दी जानी है उसको लेकर के मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में झगड़े होने लगे। इसी का रिजल्ट रहा कि बैटल ऑफ बक्सर हो गई। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को और इसमें नवाब को बुरी तरह से हरा दिया गया और दोबारा से जो ब्रिटिशर्स जो लोग थे वो विक्टोरियस बन गए। ये जो युद्ध हुआ ना, बक्सर का युद्ध, इसने प्रूव कर दिया कि इस युद्ध के बाद में जो इंडियंस हैं वो उनके ऊपर किनका अधिकार होने वाला है। द बैटल प्रूव टू बी ए बिग ब्लो फॉर द इंडियंस। आफ्टर दिस बैटल
ये जो युद्ध था उसने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया था। आफ्टर दिस बैटल द ब्रिटिशर्स गोट द रेवेन्यू राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बक्सर का युद्ध होने के बाद में जो अंग्रेज लोग थे उनके पास में रेवेन्यू राइट्स आ गई। कौन कौन से एरिया की? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इस एरिया में कोई भी रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम था अब वो कौन करेंगे? ब्रिटिशर्स। देखो, एज ए रिजल्ट इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ए सेटबैक। इस सब से क्या हुआ कि इंडिया का जो व्यापार था, इंडस्ट्री था, उन सब में भी पीछे आ गई, मतलब बैक हो गया सब चीजों में। देखो, हम डिस्कस किया किस तरीके से अंग्रेज यहाँ पर आते हैं। शुरुआत में क्या करने आते हैं? व्यापार करने के लिए आते हैं। धीरे धीरे सब कुछ अपने अंडर कर लेते हैं। राजाओं के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उनके इंटरफेरेंस करते हैं आंतरिक बातों में, और फिर सब कुछ शुरुआत में प्लासी का युद्ध होता है, फिर बक्सर का युद्ध होता है। और बंगाल पे तो उनकी स्पेशल नज़र थी, इसलिए वो बंगाल को सबसे पहले अपने अंडर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बंगाल को अंडर किया और फिर रेवेन्यू राइट्स ले लिए, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का भी अधिकार खुद के अंडर ले लिया। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे वो धीरे धीरे एनक्रोच करते हैं, सारे इंडिया पे अपना अधिकार बढ़ा देते हैं। तो ये आज हमने डिस्कस किया। ओके।